हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम रेनबो सेक्शन में 12th RBSc कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 पोएम की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी जो हमारी पोएम है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उससे पहले सामान्य सी चर्चा। सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स क्लासेस, जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, रिजल्ट के माध्यम से भी बहुत ही अभी 1-2 दिन पहले जो रिजल्ट आया, आप सभी स्टूडेंट्स की उस मेहनत का ये शानदार परिणाम रहा कि अपेक्स क्लासेस ने अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को बना के रखा है। और आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने जो गोल को निर्धारित किया था, टारगेट को निर्धारित किया था, उसको अचीव करने के लिए बहुत ही हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो 12th क्लास में, आपके लिए जिस प्रकार से आपके बड़े भाइयों ने ये एक आपके लिए लक्ष्य रखा है कि आप उससे भी आगे बढ़ें, तो आप डेली जो क्लास है उसको अटेंड करते हुए अभी से टाइम टेबल विथ प्लानिंग सब कुछ, नोट्स वगैरह सब आपको अवेलेबल हो रहे हैं अपने ऐप आदि के माध्यम से। आप ज़रूर उसमें अच्छी तरीके से उसको आगे लें। अभी हमारा जो टॉपिक है पोएम अ बॉयज सॉन्ग, इसके अंतर्गत बाल गीत, एक बालक का गीत, उसको लेकर के हम पढ़ने जा रहे हैं। विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन जो कि इसके पोइट है, और अ बॉय सॉन्ग में किस प्रकार से कवि ने क्या कुछ अभिव्यक्त किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात और आपको सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी पोएम हम पढ़ेंगे तो इसके बीच में या जो लास्ट में है उस समय मैं आपको हमेशा 2 ऐसे वर्ड पूछूंगा जिसमें आप उसका मीनिंग बताएंगे, और हमेशा ये इस प्रकार से चलेगा। तो अपनी आपस में एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, उसके लिए भी। पोएम सेकंड है अ बॉय सॉन्ग। यहाँ ध्यान दें, जो अ यानी ए जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल के रूप में, तो ये जब भी इसके बाद में आने वाला जो भी शब्द है वो यदि कॉन्सोनेंट साउंड का है, व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, सिंगुलर है, अनइम्पोर्टेंट है, ऐसी स्थिति में अ का प्रयोग करते हैं। जैसे आया अ बॉय सॉन्ग, तो यहाँ पे जो बी है कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर भी है उस हिसाब से। और यहाँ पे जो कोमा करके एस लिखा है, इसका अर्थ हुआ का, के, की, क्योंकि यदि कोमा नहीं होता और सीधा एस होता तो वो प्लूरल बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बाल गीत या बालक का गीत, और इसके जो पोइट है, कंपोजर है विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन, उन्होंने इस पोएम की रचना की है। तो पहले हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं और इन्होंने किस प्रकार से इस कविता में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दें इधर किस प्रकार से जो विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन है उनका लाइफ स्टाइल रहा। अबाउट द पोइट्स विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन, WWG, विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन वॉज बॉर्न एट हेग्जाम, स्थान का नाम है हेग्जाम, इन इंग्लैंड 1878, 1878 में इनका जन्म हुआ। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक जो थे उनके ये अच्छे मित्र थे। द पोएम अ बॉय सॉन्ग, अ बॉय सॉन्ग जो पोएम है, अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्क्स कॉल्ड माउंटेन कवर। उनका एक काव्य संकलन इस प्रकार से प्रकाशित हुआ था माउंटेन कवर नाम से, और उसमें ये पहली बार पब्लिश हुई, ब्रॉट आउट इन 1902, 1902 में इसका एक प्रकार से संकलन प्रकाशित हुआ। और गिब्सन डाइड इन 1962, और गिब्सन जो है 1962 में इनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने अ बॉय सॉन्ग, यानी जैसे घटना उनके कोई जीवन से रिलेटेड थी
उस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है कि किस प्रकार से जो पक्षी है, यहाँ पर इस कविता का जो मेन मुख्य मैसेज है वो है फ्रीडम, नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट। ईश्वर ने हम सभी को स्वतंत्रता प्रदान की। देखिए अभी कोरोना काल था, उस कोरोना काल में जब लॉकडाउन शुरू हुआ और हम भी लॉक अप हो गए, एक प्रकार से ऐसा लगने लगा जैसे कि हम पिंजरे में हैं, लग रहा था ना, बाहर घूमना वगैरह सब, गाड़ी का सायरन बजते ही बस सीधे घर की ओर। तो हमारे को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि हम पिंजरे में एक प्रकार से कैद हैं। तो जब किसी पक्षी को हम एक जाल में पकड़ते हैं तो उस समय उस पक्षी की मानसिक स्थिति क्या होगी, शारीरिक रूप से भी वो प्रताड़ित होगा, उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो एक प्रकार से सब वो भूल जाता है, काफ़ी दुखी होता है। तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो पक्षियों के प्रति भी हमारी जो भावनाएं हैं वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो स्वतंत्रता रूपी फ्रीडम जो हमारे को सभी को जो स्वतंत्रता रूपी उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, उस फ्रीडम को चाहे वो एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स सभी के लिए उसको एक्सप्रेस यहाँ पे किया है। तो उस फ्रीडम का एक प्रकार से सम्मान हम सभी करें और पक्षियों को भी है वो स्वतंत्र छोड़ें, उनको स्वतंत्र उड़ने दें, विचरण करने दें, चाहे पशु हो या पक्षी। तो यहाँ पे देखिए ये तो कवि का परिचय हो गया। इसमें यदि जनरली आप ध्यान रखें तो माउंटेन कवर जो है इनकी रचना है और ये कवि का परिचय जनरली। वैसे अपने जो RBSc 12th कंपल्सरी इंग्लिश में पोइट के बारे में, कवि के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है, लेकिन उसका नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो पॉजिटिव और एक हमारा प्लस पॉइंट रहता है। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कविता में जनरली जो मैसेज है, क्या मैसेज दिया गया है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अबाउट द पोएम, दिस पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। देखिए यहाँ प्रकृति ने किस प्रकार से हमारे को, नेचर यानी प्रकृति, उसने एक प्रेशियस, वैल्यूबल, बेशकीमती गिफ्ट यानी उपहार, कि प्रकृति ने हमारे को जिस रूप से एक स्वतंत्रता रूपी उपहार दिया है, जो बेशकीमती उपहार है, तो जितने भी यहाँ पर इनहेबिटेंट्स, निवासी, पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले सभी के लिए ये प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप जानवरों को, पक्षियों को पिंजरों में बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। लाइक मैन, इंसान की तरह, मनुष्यों की तरह, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। जैसे इंसान है वैसे ही बर्ड्स भी, पक्षी भी इस प्रकृति का एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन है, एक प्रकार से इसका प्रमाण है, उसका एक्सप्रेशन एक प्रकार से है अभिव्यक्ति के रूप में। तो मैनिफेस्टेशन, प्रमाण, अभिव्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण ऑफ लाइफ दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये क्या करता है, देखिए पक्षी जब उड़ते हैं और पेड़ पौधे जो है उनको हम अधिक से अधिक लगाएं, जानवरों को खुले रूप में विचरण करने दें, ऐसी स्थिति में ही प्रकृति का सौंदर्य बढ़ता है। तो यहाँ पर भी प्रकृति ने जो उपहार दिया है, तो उस स्वतंत्रता रूपी उपहार के माध्यम से हम पक्षियों को स्वतंत्र विचरण करने दें, उनको हवा में उड़ने दें। तो ऐसी स्थिति से ही नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, तो जो हमारे को आनंद की अनुभूति होती है मानवता की, ह्यूमैनिटी की, ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, कि आपको आनंद की अनुभूति कब होगी, जब पक्षियों को आप स्वतंत्र विचरण करते हुए देखें। ऐसी स्थिति में मोर जो होता है, जैसे पिकॉक है, और नेचुरली यदि वो उस समय नृत्य कर रहा है पंख फैला करके, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। और कैद किया हुआ कभी भी अच्छा नहीं लगता इतना। इन द ओपन एयर, तो पक्षी आसमान में, हवा में खुले रूप से उड़ें, विचरण करें। एंड द वास्ट यानी विशाल, वास्ट का अर्थ है विशाल, एक्सपेंसिव, विस्तार ऑफ द लिमिटलेस स्काई, लिमिटलेस अनंत, असीम आसमान में, इस खुले असीम आसमान में पक्षी जब स्वतंत्र रूप से विचरण करें, तो ऐसी स्थिति में ही प्रकृति
की सौंदर्यता बढ़ती है। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग, यहाँ पर इस कविता में कवि की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। इंटेंस जॉय, तो कवि क्या करता है, अपने अनंत आनंद की अनुभूति करता है, अधिक अच्छा महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, जब वो उसको वास्तविक रूप से अनुभव करता है, दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, जब कवि को महसूस होता है कि सभी पक्षी हवा में खुले रूप से विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसके मन में, उसका जो इनर सेंस है, अंतर मन में उसको बहुत ही अधिक खुशी होती है। एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पक्षी उड़ता है, उनको उड़ते हुए देखकर कवि बड़ा ही खुश होता है। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी उसके बाद में इस अनंत आसमान में हवा में उड़ता है। बिलोंग टू हिम, और कवि कहता है कि आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले सभी पक्षी बिलोंग टू हिम, यानी मेरे हैं, उससे संबंधित है। ऐसा कब कह सकते हैं, अपनापन, ये जो इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर जो एक प्रकार से भावनात्मक संबंध स्थापित किया है, कब हो सकता है, ये तभी संभव है जब हम पक्षियों की स्वतंत्रता के पक्षधर हो, उनको स्वतंत्र विचरण करने दें। यदि आपने किसी पक्षी को और पशु को, किसी भी जानवर को आपने यदि कैद किया है, पिंजरे में कैद किया है और किसी जाल में यदि कैद किया है, तो आप सभी पक्षियों को अपना नहीं कह सकते। हाँ, आपने उस एक पक्षी को या पशु को पकड़ लिया, वो आपका हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र विचरण करने वाले सभी पक्षियों को आप अपना नहीं कह सकते। जैसा कि कवि कहता है कि मैं पक्षियों को पकड़ता नहीं हूँ, ना कोई जाल बिछाता हूँ, इसलिए हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी मेरे हैं। ये कहना है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट सेट ट्रैप्स, ट्रैप होता है जाल, नेट, स्नेयर, नूज, तो ये वो कहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, एंड केज देम, और उनको न ही पिंजरे में बंद करता हूँ। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेज, स्थापित करता है, सक्सेसफुली, बहुत ही सफलतापूर्वक, इमोशनल यानी भावनात्मक, बॉन्ड यानी संबंध, पक्षियों के बीच में इस प्रकार से उसने भावनात्मक संबंध अपने से जोड़ा है विद द बर्ड्स, पक्षियों से, एंड थस शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, जो कि एक समानुभूति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। देखिए, एम्पैथी शब्द आया है, एम्पैथी और टेंडेंसी, टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, और यहां पे वर्ड और है एम्पैथी, इसका अर्थ होता है समानुभूति, समानुभूति। एक होता है सिंपैथी, एम्पैथी एंड सिंपैथी। देखिए, सिंपैथी में क्या होता है, सिंपैथी का अर्थ हो गया सहानुभूति, और दूसरा है एम्पैथी, इसको एम्पैथी बोलेंगे, तो इसका अर्थ हो गया समानुभूति। ठीक है, क्या फर्क है, थोड़ा सा आपको मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि एम्पैथी और सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति और एम्पैथी मीन्स समानुभूति। अब इसमें क्या फर्क है, बाय द वे आप ट्रेन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और आपके साथ में ही कोई यात्री बैठा है, और किसी कारणवश वो, जब भी मतलब दीपावली का त्यौहार है या जो भी है, वो अपने घर जा रहा है, उसकी जेब में पैसे हैं, और ऐसी स्थिति में उसकी जेब कट जाती है। जब जेब कट जाती है तो उस समय आपको जो है, वो व्यक्ति काफ़ी चिंतित तो होगा ही, लेकिन आप भी उसकी इस स्थिति को देख करके आप चिंतित हो उठते हैं, और आप उसको कुछ हेल्प करने का जो प्रस्ताव करते हैं उसके प्रति, तो वो आएगा समानुभूति में, उसके जैसी आप अनुभूति कर रहे हैं। और सहानुभूति ये होगी कि आप उसकी जो जेब कटी है उसको लेकर बड़े दुखी है, इधर उधर आप भी उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन था, किसने जेब काटी, इस प्रकार से, तो वो हो गया सहानुभूति। और समानुभूति में आपको भी महसूस होता है, आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रस्ताव देते हैं मदद का, आप सोचते भी हैं कि ये घर जाएगा किस प्रकार से, तो ये सब चीज़ें।
तो ये थोड़ा एम्पैथी और सिंपैथी का। तो यहाँ पर कवि ने समानुभूति की है, महसूस की है कि किस प्रकार से जब पक्षी को पकड़ते हैं तो वो किस प्रकार से बहुत ही विचलित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं कविता पर। कविता को हम पहले रीड आउट करेंगे, पोएम को हम रीड आउट करेंगे। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने छोटी सी कविता है, ज़्यादा इसमें बड़ी कविता ये है नहीं, लेकिन संदेश बहुत अच्छा दिया है फ्रीडम का, स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं करते पक्षी भी। तो हम जब अपना जो देश, हालांकि खुले विचरण करें, लेकिन देश जब आज़ाद नहीं था तो किस प्रकार के प्रयास किए गए, तो बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर कवि ने पक्षियों से इसको जोड़ते हुए बताया है कि किस प्रकार जो पक्षी है उनको हम स्वतंत्र रूप से विचरण करने दें। आप सभी का ध्यान इधर हो, और आप इसमें जितने भी जो वर्ड मीनिंग वगैरह है उसको मैं पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा, और आपको यदि वर्ड का जो कोई भी मीनिंग याद है तो उसको भी आप बताते जाएं। देखिए, अ बॉय सॉन्ग, बाल गीत या बालक का गीत। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन क्या कहते हैं? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, and so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day blue tit sings। तो यानी यहाँ पे कवि ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेकिन भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है, किस प्रकार से। और इसको अब वर्ड मीनिंग बताते हुए, स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हुए, और ज़्यादा बड़ी कविता है नहीं, हम क्वेश्चन आंसर को इसके साथ ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आपका ध्यान इधर हो, और प्रश्नों के उत्तर यदि आपको उसमें आ जाता है कोई भी क्वेश्चन तो उसमें उत्तर को आप जरूर मेंशन करें। देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। आई कौन है? यहाँ पर आई कौन है? ये पोइट, कवि। आई सेट, सेट यानी स्थापित करना, स्थापित करना। नो स्नेयर, स्नेयर क्या होता है? जाल, जाल जिसको आप ट्रैप या नूज, केज, नेट वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं। बट यानी किंतु, लेकिन, लीव छोड़ना, देम यानी उनको, किनको? पक्षियों को। फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। और फ्री यानी स्वतंत्र, खुले रूप से। ऑल यानी सभी, द बर्ड्स सभी पक्षी, बर्ड्स बहुवचन में पक्षी, ऑफ द एयर की हवा, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, आसमान में, जितने भी आसमान में, एटमॉस्फेयर में, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर वातावरण, यानी जो हवा में, खुले आसमान में विचरण करने वाले। बिलोंग टू मी, सब मेरे हैं। मी कौन है? ये मी कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन स्वयं के लिए यूज कर रहा है। अब देखिए, कवि कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, इसीलिए वो कहता है कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। यहाँ पे जो वापस ये लाइन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। देम उनको, किनको? पक्षियों को, जितने भी पक्षी है, छोटा पक्षी, छोटे से लेकर के बड़ा पक्षी, उनको वो स्वतंत्र विचरण करने देता है, उड़ने देता है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, तो कवि कहता है कि आसमान में विचरण करने वाले, हवा में विचरण करने वाले, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी,
सब मेरे हैं, ये कब कह सकते हैं? ये तभी कह सकते हैं जब हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी है, जिस प्रकार से वर्तमान विश्व में जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं, उनकी हम हेल्प आदि करते हैं, स्वतंत्र रूप से उनको जीवन जीने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति जो जिनका शोषण होता है, जो भी लेबर वगैरह है, मजदूर वर्ग वगैरह, यदि उनको हम एक प्रकार से प्रताड़ित करते हैं तो वो भी इस पक्षी की तरह यदि विचरण नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी स्वतंत्रता का, उनकी फ्रीडम का भी एक प्रकार से हनन हो रहा है। तो उसको भी यहाँ पर मानव की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने एक्सप्रेस किया है। तो जिस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो कवि ने यहाँ कहा कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस प्रकार से जो हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, सब मेरे हैं, ये कवि का कहना है। और अपनत्व का भाव, इमोशनल बॉन्डिंग के माध्यम से ये अपनत्व का भाव तभी हो सकता है जब हम सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। आगे कवि क्या कहता है, नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा देखिए। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, नेक्स्ट में देखिए, फ्रॉम यानी से, ब्लू टिट क्या होती है? ब्लू टिट यानी एक राम गंगरा चिड़िया होती है, राम गंगरा चिड़िया, जिसको नीलही भी कहते हैं, नीलही। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला। ऑन द स्लो, स्लो क्या होती है? एक जरबेर का पेड़ होता है, झाड़ी मतलब जरबेर की झाड़ी, जिसमें ये ब्लैक ब्लूइश होती है, ब्लूइश ब्लैक, एक प्रकार से क्या होती है? बुश, जिसमें क्या होता है, बेर जो होते हैं ना, जिसको हम बोर बोलते हैं, उस बेर की प्रकार का एक खट्टा मीठा फल लगता है। तो उस झाड़ी पर देखिए, बेर शब्द जो है ना, बेर जो खाने वाला, एक होता है बेर, दो मात्राएं जैसे ही लगती है, ध्यान दें, एक तो हो गया बेर, ये तो हो गया फल, और एक होता है बेर, वेर भी कहते हैं उसको, वो इसका अर्थ होता है किसी के प्रति हम बदला, किसी से, किसी के साथ में दुश्मनी, ये। लेकिन जो जालोर की भाषा है, उस जालोरी लैंग्वेज में बेर जो है वो अपनी भाषा में बेर यानी जो भी लेडीज़ है उनके लिए यूज़ होता है। कई बार इस प्रकार की बात है, वो कन्फ्यूज़न में भी इस प्रकार की डाल देते हैं, वो बेर शब्द है वो स्त्रियों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अपने लैंग्वेज का प्रभाव है अलग अलग एरिया में। हम आते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि जो राम गंगरा चिड़िया है जो कि जरबेर की झाड़ी पर बैठी हुई है, और टू द ईगल ऑन द हाइट, ये ब्लू टिट नाम की चिड़िया जरबेर की झाड़ी पर बैठी हुई। और कवि कहता है कि ईगल जो गरुड़ होता है, ये विष्णु का वाहन है, ये तीव्र दृष्टि, तीव्र गति के लिए जाना जाता है बाज के रूप में, और इसको महाशयन भी बोलते हैं, गरुड़ यानी महाशयन। काफी ऊंचाई पर उड़ता है, तेज गति से उड़ता है, हाइट पर, काफी ऊंचाई पर ये उड़ता है। तो चाहे उस झाड़ी पर बैठी हुई नीलही, ये जो ब्लू टिट है ये, अथवा बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला ये बड़े आकार का, बड़ी ऊंचाई पर उड़ने वाला चाहे ईगल, अनकेज्ड, अनकेज्ड खुले रूप में, स्वतंत्र रूप में, बिना पिंजरे के, स्वतंत्र हम कह सकते हैं। दे, वे, कौन? ये जो पक्षी है, कम एंड गो,
आते हैं और जाते हैं। किस लिए? फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। कवि कहता है डिलाइट यानी जॉय, प्लेजर, ये पक्षी मेरी खुशी के लिए आते हैं और जाते हैं। अब कवि को कैसे खुशी हो रही है देखिए, वापस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फ्रॉम द ब्लू टिट, इस स्टेंजा में दो जो है बर्ड, दो पक्षियों के बारे में बोला है। एक तो ब्लू टिट है उसके बारे में, और दूसरा ईगल। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अच्छा ब्लू टिट कहाँ पर बैठी हुई है? स्लो पर, ये जो झाड़ी है उसके ऊपर। और ईगल, इट वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आसमान में उड़ रहा था। तो उसको देख कर के कवि जो है वो कहता है कि ये जो अनकेज्ड आ रहे हैं जा रहे हैं, कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उनको स्वतंत्र विचरण करते हुए देखते हुए कवि के मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसको काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो स्वतंत्रता का, फ्रीडम का वो पक्षधर है। वो चाहता है कि सभी को स्वतंत्रता मिले, जिसमें वो पशु पक्षियों की स्वतंत्रता, उनके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन की बात करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कि हम भी है वो दूसरे, जिस प्रकार से ये पक्षी कैसे स्वतंत्र रूप से, कवि कह रहा कि मैं उनको विचरण करने देता हूँ, तो हमें भी जितने भी पशु पक्षी प्लस साथ में इंसानों के लिए भी कहा है कि हम उनको स्वतंत्र विचरण करने दें, दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं करें। नेक्स्ट में क्या है, अगला स्टेंजा क्या कहता है देखिए, ये इसका लास्ट स्टेंजा है। एंड सो द सनवर्ड वे, देखिए सनवर्ड शब्द आया है। सनवर्ड का अर्थ होता है टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन मीन्स सूर्य की तरफ, सूर्य की ओर। वे यानी रास्ता, सनवर्ड वे इसमें सूर्य की ओर, सनवर्ड वे। आई सॉर, आई यहाँ पर यूज हुआ है पोइट के लिए, कवि ने स्वयं के लिए यूज किया है कि मैं भी क्या करता हूँ, एक प्रकार से सॉर यानी फ्लाई, उड़ता हूँ। कहाँ पर? ऑन ईगल्स विंग्स, विंग यानी पंख। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं ईगल के पंखों पर सवार होकर के आसमान में ऊंचाई की तरफ उड़ता हूँ। जैसे ईगल धीरे धीरे आसमान में एक प्रकार से वर्टिकल उड़ता है क्षैतिजीय रूप में, उसी प्रकार से कवि कहता है कि मैं ईगल के पंखों पर सवार होकर उड़ता हूं। तो क्या वास्तव में वो सवार होता है? यहाँ उसने कल्पना की है, इमेजिनेशन किया है कि जैसे जैसे स्वतंत्र रूप से ईगल हवा में उड़ता है तो कवि को महसूस होता है उसकी जो स्वतंत्रता है, उस कारण से उसको भी एहसास हो रहा है कि वो स्वयं उड़ रहा है। उसकी जो भावना है उसको अत्यंत खुशी हो रही है, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को इस हिसाब से व्यक्त किया है कि ईगल जैसे जैसे आसमान में ऊंचा उड़ता है तो उसको ऐसे लग रहा है जैसे वो स्वयं उड़ रहा हो। और एंड इन माई हार्ट ऑल डे, या ईगल के लिए तो कहा कि मैं जैसे कि मैं ईगल पर सवार होकर के जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो क्या कहता है, एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स। ब्लू टिट जो हमने नीलही के बारे में बात की, रामगंगरा चिड़िया जो होती है, छोटी चिड़िया होती है, उसके बारे में बात की। द ब्लू टिट सिंग्स की मेरे हृदय में पूरे दिन ब्लू टिट नाम की चिड़िया गीत गाती है। कहने का अर्थ है उसकी जो आवाज़ है वहाँ पर नहीं हो, यदि वह यह ब्लू टिट वहाँ पर उपस्थित नहीं हो तो भी उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो चिरपिंग है, कवि के हृदय में एक प्रकार से इको हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। और उसकी जो स्वतंत्रता है उसका वो पक्षधर है। और यहाँ पर ईगल के बारे में भी कहा, ब्लू टिट के बारे में भी कहा। तो यानी जब भी हम एक प्रकार से, जब हम जिस प्रकार से ईगल जो आसमान में उड़ता है और उस समय स्वतंत्रता का अनुभव करता है, तो जो समाज में पीड़ित शोषित वर्ग है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा इस प्रकार से महसूस करें कि उनको भी स्वतंत्रता प्रदान करें ताकि वो भी खुले रूप से विचरण कर पाए, उनके मन में भी एक प्रकार से आनंद की अनुभूति हो, उनको भी महसूस हो कि वो स्वतंत्र है, और यहाँ पर किस प्रकार उनके हृदय में भी इस प्रकार का स्पंदन हो कि वो भी उस ब्लू टिट चिड़िया की तरह गीत गाए। कहने का अर्थ है अपने जीवन को अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से जी सकें। तो यहाँ पर सनवर्ड वे, टुवर्ड्स द सन वर्ड कई बार पूछा गया है, उसको लेकर के कौन कौन से पक्षी है उसकी बात हो गई है। और एंड इन माई हार्ट ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है उसकी जो
वो आवाज़ है उसकी जो चिरपिंग है वो इकोइंग हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है, ये है कवि का कहना। तो छोटी सी कविता, लेकिन यहाँ पर बात किसकी कही गई है, यहाँ पर देखिए हार्ट मीन्स हृदय, वर्ड मीनिंग में आप थोड़ा सा यदि ध्यान दे लें, इसके बारे में मैंने बता दिया है। ऑल डे पूरे दिन, सिंग्स यानी गाती है, ठीक है, ईगल गरुड़ हो गया, और सनवार्ड वे टुवर्ड्स द सन, सोर यानी फ्लाई, सोर शब्द इसका अर्थ होता है फ्लाई, फ्लाई हाई इन द स्काई। तो इस प्रकार से ये वर्ड मीनिंग भी हो गया, और शुरू का जो स्टेंजा था उससे लेकर के अब तक कि किस प्रकार से ब्लू टिट और ईगल जो है जब वो कवि के पास में आकर के, पास में जब बैठे हुए होते हैं, वो उनके पास आते हैं, वापस उड़ते हैं, वापस आते हैं, तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के कवि बड़ा खुश है, और वो चाहता है कि इनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, और तभी वो कहता है कि जितने भी हवा में विचरण करने वाले जो पक्षी है वो सब मेरे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसको लेकर के देखिए, जनरली छोटी कविता और मैसेज बड़ा है, यानी यहाँ पर फ्रीडम की हमने बात की कि इसके अंदर पोइट ने जो जितने भी पक्षी हैं उनकी स्वतंत्रता की, फ्रीडम, जो कि नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट, प्रकृति ने हमारे को एक बेशकीमती उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, वो है फ्रीडम। और इस कविता का जो मेन मैसेज है वो भी फ्रीडम है। पहला प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट डू विद द बर्ड्स, यानी जो कवि है पक्षियों के साथ क्या करता है। तो उसमें देखा था हमने, देखिए, द पोइट लीव्स द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, he does not set any trap and cage them। कवि क्या करता है, कवि पक्षियों को स्वतंत्र विचरण करने देता है, और न तो वो कोई जाल बिछाता है, न किसी प्रकार का पिंजरा है वो लगाता है, उनको कैद करने का प्रयास नहीं करता है, स्वतंत्र विचरण करने देता है। तो पक्षियों के साथ में कवि क्या करता है, उसका ये छोटा सा आंसर हो गया। व्हाट डिड द बर्ड्स डू, अब देखिए पक्षी क्या करते थे, द बर्ड्स, डिड तो पास्ट में देना है, यहाँ डिड दे दिया है, तो द बर्ड्स came and flew high in the sky freely। तो पक्षी क्या करते थे, पक्षी आते थे, जाते थे, और उसके बाद में आसमान में स्वतंत्र विचरण करते थे। तो उसमें छोटा सा प्रश्न है, आंसर भी उसमें इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और लेकिन जो मैसेज है स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, ये सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि मानवता के लिए जिस प्रकार से मानवाधिकार बनता है उसी प्रकार से पक्षियों के लिए हमारे को ये सोचना चाहिए कि पक्षियों को, जानवरों को हम स्वतंत्र विचरण करने दें, उनकी प्रोटेक्शन, उनका कंजर्वेशन करना हमारा भी एक दायित्व, ड्यूटी बनती है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, वेयर डज द ब्लू टिट सिट, ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया थी वो कहाँ पर बैठती है। तो उत्तर आप देंगे प्रश्न से लेते हुए। देखिए यहाँ पे डज आया है तो प्रश्न के अनुसार ही बढ़ना है। द ब्लू टिट सिट्स ऑन द स्लोप, एक जो छोटी सी झाड़ी होती है, जरबेर की झाड़ी होती है, जिसके ऊपर बेर जैसे खट्टा मीठा फल लगता है, उसके ऊपर बैठी हुई है, वो वहाँ पर बैठती है। कहाँ बैठती है, तो स्लो पर बैठती है। नेक्स्ट है, वाई डज द पोइट फील डिलाइटेड। देखिए यहाँ पर जैसे डज था उसी प्रकार से यहाँ पे SIS यहाँ लग गया, उसी प्रकार से इसमें प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है, डू, डज, डिड, इस
रूप में है तो उसके अनुसार, और यदि वर्ब दी हुई है तो उसी टेंस में चलना है, एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना है। वाई आया मीन्स क्यों। वाई डज द पोइट फील डिलाइटेड, कवि खुश क्यों है, खुशी महसूस क्यों करता है, आनंद की अनुभूति क्यों करता है। द पोइट फील्स डिलाइटेड because he sets no snare for the birds and when the birds come and go, fly freely in the sky, then the poet feels delight। तो जब द पोइट फील्स डिलाइटेड, कवि खुश या आनंद की अनुभूति क्यों करता है, बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर, एक तो वो जाल नहीं बिछाता, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। दूसरी बात, एंड व्हेन द बर्ड्स कम एंड गो, जब पक्षी आते हैं जाते हैं, फ्लाई फ्रीली, स्वतंत्र रूप से आसमान में विचरण करते हैं, इन द स्काई, देन द पोइट फील्स डिलाइट, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र विचरण करते देखकर उसको बड़ी खुशी होती है कि पक्षियों को वो स्वतंत्र विचरण करने दे रहा है और सभी पक्षियों को अपना कह सकता है, क्योंकि वह उनको स्वतंत्र छोड़ रहा है, उड़ने दे रहा है। अच्छा, जब भी गर्मी का मौसम आदि आता है तो आप देखते होंगे, आप में से भी सभी बहुत सारे हैं वो पक्षियों के लिए किस प्रकार से पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए चाहे वो दाना रोटी आदि इस प्रकार से देते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और उनकी स्वतंत्रता का पक्षधर भी होना चाहिए, और ये एक ह्यूमैनिटी, मानवता का एक अच्छा उदाहरण भी है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले भी आपको बताया कि पोइट्री से संबंधित दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसा ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे, आपको बता रखा है। और दूसरा जो सवाल होगा वो आता है स्टेंजा के रूप में, स्टेंजा आपको दिया जाएगा और उस स्टेंजा से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको पहले भी बताया है और अभी वापस इसके बारे में बता रहा हूँ। आगे और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद में हम स्टेंजा को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो, पक्षी आने और जाने में किस प्रकार से समर्थ है, क्यों समर्थ है, वो क्यों आ जा पाते हैं, कारण क्या है। तो कवि ने जो यहाँ पर बताया था तो उसके अनुसार देखिए, वाई आर यहाँ पे दिया हुआ है, द बर्ड्स बहुवचन है या आर दिया हुआ, द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो, कम एंड गो बिकॉज, वाई है तो बिकॉज जोड़ा, बिकॉज दे आर uncaged, because they are uncaged and fly, fly means उड़ना, fly free in the sky। एक तो ये कि मेन बात ये कि बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो बिकॉज दे आर अनकेज्ड, वे अनकेज्ड है, किसी ने उनको इस प्रकार से पकड़ा हुआ नहीं है, कवि ने पकड़ा नहीं है, कवि अपनी बात कह रहा है। कवि कह रहा है कि वो उनके लिए पिंजरा नहीं बिछाता और इसी कारण से पक्षी है वो आने और जाने में, स्वतंत्र रूप से उड़ने में एक प्रकार से समर्थ है, इसीलिए वो आते और जाते हैं।
नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से इसमें देखिए, यहाँ ध्यान दें स्टेंजा की जो बात हुई, मैंने आपको पहले भी कहा स्टेंजा से संबंधित जब प्रश्न आता है उसमें देखिए स्टेंजा जब दिया है उसको आप पहले पढ़ें, और स्टेंजा कौन सी पोयम का है इसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में नाम नहीं दिया हुआ होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसके लिए तो ब्रैकेट में दिया हुआ होगा कि किस पोयम का या किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको स्वतंत्र विचरण करने देता हूँ। मैं कौन? कवि, पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में विचरण करने वाले उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, सब मेरे हैं, ये कहता है कवि। मी उसने स्वयं के लिए यूज किया है। और पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दो प्रश्न पूछे हैं। पहला है वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, कि आसमान में विचरण करने वाले सभी पक्षी कवि के क्यों हैं, तो उसको लेकर के हम उत्तर देंगे। देखिए ऑल द बर्ड्स बिलोंग, यहाँ देखिए डू है और यहाँ पे बिलोंग, तो यहाँ पे डू है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज होता तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, डिड होता तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती। ठीक है, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, वाई है तो क्यों, क्यों है तो क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज कवि के क्यों है, बिकॉज ही डज नॉट set any snare or cage them, वो न तो कोई जाल बिछाता है और न ही किसी पिंजरे में बंद करता है। He leaves them flying free, वह उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देता है, इसीलिए आसमान में विचरण करने वाले सभी पक्षी कवि कहता है कि मेरे हैं ये। और सेकंड में आगे देखिए फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट विच मीन, इस स्टेंजा में से, एक्सट्रैक्ट में से आप वो शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है ट्रैप। ट्रैप मीन्स जाल, उसके लिए कौन सा शब्द है इसके अंदर, तो ध्यान दीजिए बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर मीन्स नेट, ट्रैप, ये हो गया ट्रैप भी बोलते हैं इसको, इसको नेट भी बोलते हैं, केज भी हो गया, नूज भी हो गया, फंदा। ठीक है, ये इसका वर्ड हो गया। ये अपने पोइम थी, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको दो शब्द देता हूँ, ध्यान दीजिए। एक तो ये नोट करें, उसका आपको मीनिंग बताना है। एक तो शब्द है एरा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको उसके हिंदी में और सिमिलर हो तो और भी बढ़िया। एक तो है एरा, दूसरा वर्ड है HEAL, हील। एक तो है पहला वर्ड है ERA एरा, दूसरा है हील HEAL। आप इन दोनों का मीनिंग बताएंगे, और नेक्स्ट में मैं आपको जब भी क्लास होगी तो हमेशा इस प्रकार से कभी दो कभी उससे ज़्यादा भी ऐसे वर्ड भी पूछूंगा जो रिलेटेड अपने बुक से, सिलेबस से रिलेटेड वर्ड होंगे, वो आपको पूछे जाएंगे। आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको पोएम समझ में आई होगी, और आप भी है वो इसको रिवीजन में एक प्रकार से रिवाइज करते जाइए, और साथ ही साथ जहाँ तक हो, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह सब हम अवेलेबल करवा रहे हैं, और बहुत ही आपकी जो भी जिस प्रकार से रिएक्शंस है सब आपको हम रिप्लाई करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि अपने नाम से, ट्रैक रिकॉर्ड से, सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे, अपेक्स, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।